बदतमीज बहू। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो टेक अ चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ, पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh hi darling, how are you? OMG, we missed you so much. I missed you too darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती। इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो?
तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखना है तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे हैं? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है। बहू का लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज सुनी। फिर से रोने की आवाज आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन हैं?
मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल, अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? ए, बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? ये तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। उफ, अच्छा अच्छा मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई, ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड।